जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास FST 4 का पेपर 2। पेपर में सिर्फ 11th है, 12th है ही नहीं, और पैटर्न सेम है जो लास्ट वाले FST में आपने देखा था। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में मतलब मोस्टली सवाल 14 प्रॉब्लम्स आपके पास में इंटीजर टाइप है और टोटल 24 प्रॉब्लम्स है और 6 प्रॉब्लम पैराग्राफ है। तो मार्किंग स्कीम अगर आप देखें तो ठीक है, स्टार्टिंग वाले +4 -2 है, उसके बाद में आपके पास में सिंगल करेक्ट है पर मार्किंग उसमें -2 है, पर सिंगल करेक्ट है और इजी है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। और इंटीजर में अगर आप चले गए तो बल्ले बल्ले थी, बिकॉज उसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं। क्लियर? अगर आप हिसाब से देखिए तो सवाल का काउंट थोड़ा ज्यादा था, हाँ 24 था, पर इसके हिसाब से सवाल का पेपर का लेवल बहुत इजी दिया इन्होंने। मतलब सब सवाल आपको जो भी चैप्टर आपका किया हुआ है, आपने किसी के नोट से ढंग से पढ़े हैं और उसका असाइनमेंट वगैरह थोड़ा बहुत किया है तो सवाल आपसे हो जाएगा इजीली। तो आप इसमें इजीली आपको मतलब मेरे हिसाब से 18 से 20 सवाल आपको इसमें करने चाहिए थे आउट ऑफ 24। तो अभी अपने शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहले सवाल में आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया एक रेक्टेंगुलर बार है और इस पे कुछ आपके पास यहाँ पे सिग्मा आपको दिखा रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स है F इंटू में A, वो इस सरफेस पे लग रहा है। आपसे इस सरफेस A डैश की बात की गई, A डैश की। पहली बात तो आप ये समझिए, आपको एक बात समझ में आना चाहिए, प्रेशर का जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इससे सब लोग जानते हैं, पर भाई साहब अगर मान लीजिए फोर्स ऐसा लग रहा है ये वाला एंगल थीटा पे, तो कौन सा फोर्स? ये F लिया जाएगा, या फिर ये वाला इधर F कंपोनेंट तोड़ेगा तो इधर आएगा F cos थीटा, इधर आएगा F sin थीटा। तो ये F sin थीटा लेना है कि F cos थीटा लेना है, या फिर एरिया कंपोनेंट तोड़ना है इसके F के परपेंडिकुलर। क्या करना होता है? तो बच्चों क्या करना होता है? एरिया कंपोनेंट नहीं तोड़ना, फोर्स देखना है जो एरिया के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है वो आपको देगा नॉर्मल स्ट्रेस, और जो एरिया के पैरेलल है वो क्या देगा? शियर स्ट्रेस देगा। तो मैंने बोला यार इस वाले पूरे एरिया पे अगर आप फोर्स देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लग रहा है फोर्स। वो फोर्स कितना? बिकॉज यही फोर्स तो लग रहा है। कितना लग रहा है वो फोर्स? आपके पास कुछ F, और F की वैल्यू सिग्मा इंटू में A। इसे सिग्मा से दिखाया, फोर्स का नाम नहीं दिया हमने, F लिख दिया इसको। अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अगर आपसे पूछा जाए पहले सवाल में नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस बताओ क्या होगा? अब एरिया इंक्लाइंड है, किससे कंपोनेंट तोड़े जाए? एरिया के या फिर फोर्स के? किससे कंपोनेंट तोड़ने हैं बच्चों? फोर्स के। तो इधर बनेगा F cos थीटा, और ये F cos थीटा क्या देगा? शियर स्ट्रेस देगा। और इधर क्या बनेगा बच्चों? F sin थीटा। तो आपने लिखा दिस इज F sin थीटा डिवाइड बाय कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकाला जाए? ये वाला एरिया पता है आपको, ये वाला एंगल कितना हुआ बच्चों? 90 माइनस थीटा। तो आप क्या बोलेंगे? दिस एरिया, इसका नाम कुछ A डैश बोल देते हैं, या फिर इसका नाम कुछ S बोल देते हैं। ये एरिया S है, तो एरिया S की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा आपके पास? दिस इज A डिवाइड बाय साइन थीटा। नहीं, A साइन थीटा आएगा ना, आप क्या लिखेंगे? A डैश साइन थीटा इज इक्वल टू A। तो A डैश की वैल्यू कितनी होगी? A बाय साइन थीटा। तो ये बच्चों क्या बनेगा आपके पास? A बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया बच्चों आपके पास, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? अच्छा, अब F को लिखा हुआ है सिग्मा इंटू में A, तो ये क्या बनेगा? सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। आपसे पहला ऑप्शन बोला गया नॉर्मल स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नहीं आ रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या बोला गया? शियर स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। अच्छा, शियर स्ट्रेस पूछा है तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लिखा शियर स्ट्रेस कितना आएगा आपके पास? फोर्स कौन सा लेना है बच्चों? ये वाला कि ये वाला? पैरेलल वाला लिया जाएगा। कितना आएगा? F cos थीटा डिवाइड बाय एरिया कौन सा लिया जाएगा? एरिया ये वाला लिया जाएगा। कितना आएगा? A बाय साइन थीटा। क्लियर? और F को लिखा सिग्मा इंटू में A, तो कितना बनेगा? सिग्मा साइन थीटा cos थीटा। अच्छा, आप बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी साइन थीटा cos थीटा की? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये 45 तो वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, हम निकाल चुके हैं, ये रहा। फिर बोला शियर स्ट्रेस फॉर द सेक्शन इज मिनिमम। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? आप इसके लिए बताइए मिनिमम कब होगी? इसके लिए मिनिमम तब होगी जब शियर स्ट्रेस हो ही ना, जीरो हो जाए। ये कब होगा? जब ये तब होगा जब एक्शन फोर्स ना हो। और ये फोर्स कब होगा? जब ये एरिया कैसा हो जाए? ऐसा। अगर सिर्फ ये एरिया होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा,
तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो उस टाइम पे थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर आप मैथमेटिकली जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए जीरो करेंगे तो कब होगा इसकी वैल्यू, जब ये वाला थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इस थीटा की बात की गई। और इससे बड़ा शेयर स्ट्रेस सेक्शन इज मिनिमम फॉर थीटा 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, तो आपके पास बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 26 में आपको बोला गया हीलियम 4 ग्राम हीलियम है, मतलब मोल्स कितने हो गए इसके 1 मोल हो गया। क्लियर, फिर आपको इस तरह का डायग्राम गिवन है, ये पहले बच्चों ध्यान से देखा कीजिए कर्व किस किस का, किसी का कर्व है पी वर्सेस टी का कर्व है। अच्छा, अगर आप इस वाली लाइन में चेक करें बीसी में और एडी में, तो आपको समझ आ रहा है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं ना। और अगर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। क्लियर, इतनी बात आपको चमक रही है। ठीक, अगर आप इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये टेम्परेचर गिवन है आपको, ये 300 केल्विन गिवन है और ये वाला कितना गिवन है 600 केल्विन। तो आपके पास में क्या होना चाहिए भी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टी बाई पी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखा टी बाई पी, हम यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट का प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने किया टी बाई पी, अगर आप देखेंगे इतना आ गया इस वाले पॉइंट का, इतना इस वाले पॉइंट का आना चाहिए, इसका कितना है टी बाई पी आपको निकालना है, तो ये आपके पास 2 आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी की 4 10⁵, मतलब इस वाले पॉइंट का प्रेशर आपको मिल गया। फिर अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहले में पूछा गया वर्क डन इन बीसी, वर्क डन इन बीसी, बीसी कैसा प्रोसेस है, दिस इज आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक है तो वर्क डन बीसी में कितना है 0। ठीक है, इस W1, इसे W1 नाम दिए, ठीक है कोई बात नहीं, W1 0 है। एंड इन प्रोसेस DA, DA भी आइसोकोरिक है बिकॉज ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसमें बोला दोनों वर्क डन बराबर हैं, हाँ बराबर है और 0 भी है, वो उसने बोला नहीं पर मैं बता देता हूँ, ये दोनों वर्क डन कितने आएंगे आपके पास, BC और DA की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी। फाइन, बी ऑप्शन में अगर आप चलेंगे, बी ऑप्शन में हीट सप्लाइड इन प्रोसेस CD, इस प्रोसेस में हीट सप्लाई की बात की गई। इस प्रोसेस का नाम बताओ क्या है बच्चों, इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास में तो हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे, मैंने बोला डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, डेल्टा U इक्वल टू 0। क्यों 0, देखो डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T 0 आ गया। क्लियर, अब डेल्टा Q किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। तो दोस्तों इस CD प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो वर्क डन आएगा आपके पास में nRT ln V2 बाय V1 या फिर P1 बाय P2। मैंने P1 बाय P2 लिखा बिकॉज मुझे प्रेशर की टर्म्स में वैल्यू पता है। तो अगर आप निकालेंगे तो N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू R है, टेम्परेचर 600 और ये कितना आ गया ln P1 बाय P2, P1 बाय P2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपके पास दिस इज 600 R ln 2, मतलब बी भी सही हो गया। अच्छा, अब सी में पूछा गया नेट वर्क डन इन द गैस इज पॉजिटिव, निकाल लेते हैं यार, इसमें 0 इसमें 0, इसमें पॉजिटिव आ गया, इसमें चेक कर लेते हैं इसमें कितना आएगा। AB प्रोसेस में वर्क डन देखते हैं, AB में कितना आएगा nRT, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये भी दोस्तों, तो अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ln P1 बाय P2, तो ये आया आपके पास -2। क्लियर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पर ये वाली वैल्यू ज्यादा है इसमें से टोटल वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव होगा, सी भी सही हो गया। फिर बोला गया वर्क डन BC W1, वो जो एक था उसका कुछ अलग बोला हुआ है तो वो तो मुझे पता नहीं, दोनों में 0 है तो डी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए आपके A, B एंड C। क्लियर, प्रॉब्लम नंबर 27 कैपिलरी का सवाल है और ये सेम बात हमने क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस की है। उसने बोला कि पहले कैपिलरी को डिप किया तो H हाइट तक लिक्विड राइज हुआ। अब क्या है ना, कैपिलरी ट्यूब ही सफिशिएंट नहीं है H हाइट तक, मतलब कम हाइट की है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लिक्विड राइज होना था H तक, पर इसकी हाइट ही कुछ H/2 है। तो उस वाले केस में क्या होना है, मैंने अलग अलग ऑप्शन आपको बताए थे। तो पहला था कि पानी फाउंटेन की तरह बाहर निकलेगा, नहीं। दूसरा था फाउंटेन की तरह धीरे धीरे पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या था, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, ताकि इस साइड पे प्रेशर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये बात हमने क्लास में बहुत बार की थी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन सही होंगे इसके, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। प्रॉब्लम नंबर 28 अगर आप देखें तो ठीक सवाल है। इसमें बोला गया 2 सोर्सेज हैं, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये 8 है, ये 6 है।
इसमें आपको बोला गया जो S1 है, S1 वो पहले से लीड कर रहा है, मतलब उसमें इनिशियली फेज डिफरेंस था कितने का, पाई का फेज डिफरेंस था। ये बात अपने आप में अच्छी है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम वो हम सवाल में देखते हैं। हमें क्या बोला गया, S1 S2 से लीड कर रहा है, कितने से, पाई से, मतलब पहले से फेज डिफरेंस है पाई का, इतना बोल दिया। और ये सब डाटा आपको गिवन है, तो इससे तो हम पहले क्या करते हैं ना, इससे हम पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, ये टाइम पीरियड हो गया, 1/f इज इक्वल टाइम होता है ना, तो टाइम पीरियड आ गया, किसके बराबर आ गया, लैम्डा बाय वी, वी आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 मीटर का लैम्डा आ गया, लैम्डा इज 2 मीटर। अब सबसे पहले बोला ए बी पे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने ऑब्जर्व हुए हैं वो पूछ रहा है, तो ये ए बी हुआ। तो हमने क्या करा, हमें पता है S1 लीड कर रहा है कितने से, पाई से, तो हम इसको 5 में कन्वर्ट कर देते, कितने को, लैम्डा बाय 2 मतलब कितना, 1 मीटर। मतलब S1 में इनिशियली जो पार्ट डिफरेंस था, मतलब इनिशियली इसमें कितना लीड कर रहा था, पाई लीड कर रहा था, तो मैंने इसको 5 में लिख दिया, तो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आया, सबसे पहले ए पॉइंट पे, तो कितना आएगा, S2a माइनस S1a। क्लियर है बच्चों, S2a माइनस S1a कितना आएगा, ये पहले से 8, S2a कितना हुआ, 8 हुआ, 8। S1a वैसे 0 है, पर ये इनिशियली वाला पार्ट डिफरेंस था कितने का, 1 का, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 मीटर आ गया पार्ट डिफरेंस, कहाँ पे, इस ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे चलते हैं, बी पॉइंट पे निकालते हैं, S2b माइनस S1b। अच्छा, ये यहाँ का b का पार्ट डिफरेंस है आपके पास में। अच्छा, तो S2b कितना है बच्चों, ये है 6, S1b कितना चल के आया, 10, ये डिस्टेंस कितनी हुई, 10 होगी ना पाइथागोरस से। अच्छा, चल के आया 10, पर एक पहले से था, तो कितना आ जाएगा, -11। 11 समझ में आ रहा है क्यों हुआ, चलने की वजह से 10, और एक पहले खुद भी लीड कर रहा था, कितना आया आपके पास, ये टोटल -5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है बच्चों -5, यहाँ पे कितना है आपके पास यहाँ पे 7 पार्ट डिफरेंस। अच्छा, बीच में क्या क्या आएगा, 7 के बाद में यहाँ पे आएगा कुछ 6 आएगा, क्लियर, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, क्योंकि मैक्सिमा कहाँ पे बनेंगे, मैक्सिमम वहां पे बनेंगे जहाँ पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो, 2 नहीं आ सकता, सॉरी उल्टा चलते तो कितना आएगा, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -2 आएगा, और फिर -4 आएगा। तो कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे 6 मैक्सिमा मिल रहे हैं, किस पे, ए बी पे। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया आपके पास, सही हो गया। फिर अगर आप देखें, पहले सी पे चलते हैं, सी पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन लाइन दिस, कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है बीसी लाइन की, इस वाले पॉइंट का नाम सी है, इस वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा सी पे पार्ट डिफरेंस कितना है, सी पे पार्ट डिफरेंस, तो मैंने बोला S2c माइनस S1c की वैल्यू बताओ कितनी है। S2c तो वो 0, और S1c कितना है आपके पास, S1c है -9, तो यहाँ पे कितना आया, -9 मीटर, क्लियर। और यहाँ पे कितना, -5। अच्छा, इसके बीच में कितना कितना आएगा, -5 के बाद में आएगा -4 आएगा, फिर कितना आएगा आपके पास, सॉरी उल्टा जा रहा है ना आपको, -9 की तरफ जाना है, कितना आएगा, -6 आएगा, -8 आएगा, क्योंकि आपको n लैम्डा के बराबर करें यही दो वैल्यू आएगी ना, जो अगर -7 है तो n लैम्डा के बराबर नहीं है, तो मैक्सिमा नहीं आ रहा वहां पे, तो कितने मैक्सिमा आ रहे हैं, 2, तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर आपसे बोलेगा इनिशियल पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय S1 एंड S2, S1 S2 द्वारा इनिशियल पार्ट डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाय 2, तो 1 आ गया, सही। तो एबीसी सही, सॉरी एसीडी सही हो गए। अब चलते हैं बी पार्ट पे, आपसे बोला गया पावर ऑफ द सोर्स आर सेम एंड इक्वल टू, आपको पावर बता दी, इतनी इतनी पावर है, तो बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट बी के कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे पावर अगर P है, यहाँ पे पावर P है, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी, अगर आप बी पे देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो पावर ड्यू टू 1 जो बचेगी वो बचेगी P0 डिवाइड बाय 4 पाई 36, पाई आर स्क्वायर आएगा ना आपके पास में, ये आ गया। P2 अगर आप देखें तो कितना आएगा आपके पास, P0 डिवाइड बाय 4 पाई आर कितना है यहाँ पे, 10 का स्क्वायर, तो 100 आ गया, इतना सही है बच्चों। ठीक, अब P0 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी बोला, 7200 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू में 36, तो ये आ गया 36 मतलब 200, तो पाई, ये पाई से पाई साफ हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, ये आपके पास 50 बचा। इस पे देखते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू 7200 पाई 4 पाई 100 साफ, ये साफ, कितना है आपके पास ये, ठीक है, ये सॉरी 18 आएगा, 1872 इतना आ गया, क्लियर। तो ये P1 आया, ये P2 आया। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों का, -5, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा ना, बिकॉज -5 किससे कोरस्पॉन्डिंग है, ये आपके पास 2n + 1 लैम्डा बाय 2 कोरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस -5 है,
तो ये -5 n लैम्डा के बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी आती है, I0 = √I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, √50 - √18 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। तो ये वाला सवाल अच्छा सवाल था, एक बार आप पूरे सवाल को वापस गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो गए आपके, ए बी एंड सी एंड डी सब सही है। हम पैराग्राफ के प्रॉब्लम नंबर 29 और 30 कर रहे हैं। सरफेस टेंशन का सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। इसमें आपको सबसे पहले बोला गया भी जैसे कोई इंसेक्ट किसी के ऊपर बैठता है ना, पानी की वजह से इंसेक्ट बैठ गया ऐसे, तो ये कितना एरिया मतलब जो कितनी लेंथ है इसकी वो उसको पैरामीटर बोला गया है। फिर सरफेस टेंशन तो इतने ही पार्ट पे लग रहा होगा ना। तो आपसे पहले सवाल में बोला गया इंसेक्ट का मास है 10 मिलीग्राम, मास कितना है आपके पास 10 मिलीग्राम है, फाइन। और लेंथ कितना है पैरामीटर की, लेंथ है 1.3 mm। तो आपसे बोला गया अगर वो जस्ट वो कर पा रहा है तो बताइए सरफेस टेंशन कितना होता है। क्या लिखेंगे, टी इंटू में ये जो आपके लेंथ है वो कितनी है 1.3 mm है ना, इसको mm में लिख दो एक बार। वो किसके बराबर कर देते हैं, mg के बराबर कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 मिलीग्राम। अब जाके केजी में बनाइए, 2 बार 10⁶ डिवाइड बाई जी। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे टेंशन की वैल्यू आपके पास आई 0.076 न्यूटन मीटर। क्लियर, ये तो था 29। अगर आप चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 30 में, 30 में क्या बोला गया, इससे बोला कि दो इंसेक्ट हैं, एक का नाम ए है, उसका मास है 15 मिलीग्राम और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास 2.5 mm। और अगर आप बी वाले की बात करेंगे, जो बी इंसेक्ट है उसका मास है 6 मिलीग्राम और उसका जो पैरामीटर है वो कितना है 0.6 mm। क्लियर। अब आपसे बोला गया सरफेस टेंशन गिवन है T = 7.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको बोला गया बोथ द इंसेक्ट्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब पूछा कौन सा डूबेगा और कौन सा तैरेगा। सिंपल सवाल है, देख अगर तेरे पास T इंटू में L ज्यादा आता है किससे, mg से, T में सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा आता है किससे, mg से, तब तो वो क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। क्लियर। और अगर mg बड़ा आता है T इंटू में L से तो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सरफेस टेंशन वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू पता है, दोनों को सोल्व कर लेना। यहाँ पे mg निकालना, देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर तू सोल्व करके देखेगा तेरे पास आंसर आएगा कि ए तो फ्लोट करता है और बी सिंक करता है। मतलब ए में सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा आता है, mg का कम आता है, इसमें mg का फोर्स ज्यादा आता है, सरफेस टेंशन का फोर्स कम आता है। क्लियर। तो इस तरीके से 29 30 खत्म होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ये आपसे होना चाहिए था। हमारे पास सही पैराग्राफ में दो सवाल हैं 31 और 32। हम पहले 31 कर रहे हैं। 31 में क्या है, ऐसा पीवी ग्राफ आपको गिवन है और ये आपने कई जगह मतलब मॉड्यूल में भी देखा होगा, इस तरीके के सवाल फेमस रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, पीवी = nRT है। तो जहाँ पे पीवी का सम बराबर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है, यहाँ पे क्या है प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है, तो कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे दोनों चीज बैलेंस आउट हो जाएगी, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पीवी पीवी यहाँ पे बराबर हो जाए, उस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से का सवाल आ जाता है, टेम्परेचर बताओ पहले बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या तरीके का पैटर्न है, उस तरीके का सवाल इसमें आता है। और वैसा सही एक सवाल पूछा गया है। तो सबसे शुरुआत करते हैं, सवाल में आपसे बोलेगा टीवी ग्राफ बनाओ, टीवी ग्राफ, तो उससे समझ में टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है कैसे चेक किया जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे एक तो फिर आप ले सकते हैं पहले जैसा टेम्परेचर होगा, फिर एक टाइम पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा फिर वापस से घटेगा। तो आपके पास में सी ऑप्शन के का कर्व आना चाहिए। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत देखा होगा तो आप डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा, नहीं तो मैं वो बेसिक से करके दिखा रहा हूं। तो आपने इस लाइन की इक्वेशन लिखी प्रेशर की, तो P = mx + c, m कितना आया -P0 V0 बाई V और प्लस C की जगह कितना है आपके पास P0 आया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई। ये किसकी, प्रेशर की इक्वेशन है। अब आपको टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाना है। तो मैंने क्या लिखा, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर PV / NR। तो आपने लिखा टेम्परेचर हो गया -P0 V0 V + P0, ये तो P हो गया और ये V हो गया आपके पास में, और डिवाइड बाय NR अगर आप करेंगे तो ये लो कर लो आप, NR कर दीजिए, कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं डालता आपके पास। 1 मोल बोल दिया था आपको, ऐसे आपने कर दिया इसको यहाँ पे। क्लियर। तो टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों, टेम्परेचर आ गया -P0 V0 V² + P0 V, और यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट मान लो कुछ यहाँ पे, दिस इज NR, ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। अब इसका आप कर्व बनाइए। इसका कर्व अगर आप देखेंगे जब वॉल्यूम की वैल्यू 0 थी तो टेम्परेचर कितना था, 0। पहली बात है पैराबोला आएगा, ये कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, और किस तरफ, मतलब ऐसा पैराबोला बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ मुंह करता हुआ। अच्छा, और अगर आप देखेंगे तो जब इसकी V की वैल्यू 0 थी तब T भी क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। तो डाउट था C होगा D होगा, तो आप पता लगे जब V 0 तो T भी 0, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, C हो जाएगा। क्लियर।
अगर हम 32 में चलेंगे ना, 32 में आपसे सबसे पहले दो ऑप्शन से पूछा गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो मैंने बोला मैक्सिमम टेम्परेचर। वैसे अगर आप फील करेंगे तो वो ग्राफ अगर आप देखते हैं ना, ये जो ग्राफ था ये कैसा ग्राफ आया था आपके, ऐसे करके ऐसा ग्राफ आया था ना, यहाँ पे ऐसे कुछ स्टार्ट यहाँ से हुआ था और यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे खत्म हो गया था। आपसे पूछा मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मिड वाले पॉइंट में मैक्सिमम आ रहा है। तो आपके पास में मैक्सिमम कब आएगा, जब पी नोट की वैल्यू होगी, प्रेशर की वैल्यू होगी पी नोट बाई 2 और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी वी नोट बाई 2। ये आपके पास जब इस वाली पोजीशन पे आपके टेम्परेचर मैक्सिमम आएगा। टेम्परेचर कितना आ गया पी नोट वी नोट डिवाइड बाई एन आर ना, तो एन की वैल्यू ये है आपके पास 4R आ गया। तो ऑप्शन होना चाहिए इसका ए। ये तो होगा सीधा फील। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें, आप इसे मैथमेटिकली करके दिखाइए तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो आप टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर को लिखेंगे माइनस पी नोट वी प्लस पी नोट, ये प्रेशर इनटू में वॉल्यूम डिवाइड बाय आर, ये टेम्परेचर आ गया। अब आप इसको टेम्परेचर को क्या करना है, मैक्सिमम करना है हमें, तो हमने ऐसे लिखा माइनस पी नोट वी स्क्वायर बाय आर प्लस पी नोट वी बाय आर। अब इसे मैक्सिमाइज करना तो क्या करें, इसे डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर। तो आप चाह रहे हैं dt बाई dv हम 0 करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये टर्म बनेगा माइनस पी नोट बाई वी नोट और ये वैल्यू कितनी बनेगी 2v बाई आर। यहाँ पे कितना बनेगा प्लस पी नोट बाई आर इज इक्वल टू 0। ये पी नोट बाई आर और ये वैल्यू साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ से अगर आप बच्चों चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास v इज इक्वल टू वी नोट बाई 2। और मतलब वॉल्यूम जब वी नोट बाई 2 होगा तब प्रेशर, तब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम वी नोट बाई 2 ये ठीक है, इससे कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर आप देख लीजिए यहाँ पे पुट करके, तो प्रेशर आया पी नोट बाई 2, तो ये सेम बात आ गई। ये हमने डायरेक्टली ग्राफ से भी इंटरप्रेट कर लिया था। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो एक सिंगल करेक्ट था, तो आपके पास 32 का ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। फिर भी हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को प्रोसीड कर रहे हैं। आपसे बोला गया कि भाई किस वॉल्यूम के बाद में ये जो प्रोसेस था वो एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक या फिर एंडो से एक्सो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला एक पॉइंट जब कन्वर्जन हो रहा होगा उस टाइम पे पहले क्या रहा, एक टाइम पे हीट रिलीज हो रही होगी, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर उसका एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 0 होगा, वो बाउंड्री लाइन होगा। तो हमने ढूंढा उस पॉइंट को ढूंढा जहां पे आपके पास हीट का फ्लो 0 था। तो मैंने बोला डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। नेगेटिव मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा पर साइन अपोजिट होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे आपने डेल्टा यू को बराबर किया, डेल्टा यू को बराबर किया किसके, वर्क डन के। डेल्टा यू क्या था, एनसीवी डेल्टा टी। तो मैंने लिखा एन की वैल्यू 1, सीबी की वैल्यू 3/2r और टेम्परेचर को लिखा पीवी। डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0। हमने ग्राफ कहां से शुरू हुआ है आपका, यहाँ से शुरू हुआ है ना, ऐसे यहाँ से ग्राफ है। तो हम मान रहे वॉल्यूम v इक्वल टू 0 से बात में लिमिट गई थी 0 से लेके v तक, इस वजह सेम एक्सप्रेशन पड़ा था। यहीं पे भी अगर आप देखें पीडीवी किया आपने तो ये वाली टर्म आ गई। अब मैंने बोला ये दोनों टर्म जब बराबर हो जाएगी उस वाले केस पे, उस वाले वॉल्यूम पे हीट सप्लाई 0 होगा, तो उसके इधर एक्सो तो उसके उस तरफ एंडो, तो वो बाउंड्री लाइन होगी आपके पास में। तो यहाँ पे अगर आपने जो सोल्व किया वो वॉल्यूम चेक किया तो वॉल्यूम आ रहा है वी नोट बाई 2, मतलब वी नोट बाई 2 इज द बाउंड्री। उससे इस तरफ एक प्रोसेस होगा और उसके उस तरफ दूसरा प्रोसेस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर वी नोट बाई 8 और 3 वी नोट बाई 8 है, वो सही नहीं है, इस वजह सिर्फ ऑप्शन ए सही हुआ। हम कर रहे कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 33 और 34 इंक्लूड है। इस सवाल में अगर आप देखें सिंपल है सवाल में बोला गया भाई साहब एक सीलिंग से एक स्प्रिंग बांधा, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक बांधा, इस ब्लॉक का मास कुछ m है, फाइन। और ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे है, कहाँ पे, नेचुरल लेंथ पे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे कुछ होल्ड कर रखा है किसी भी तरीके से। फिर क्या हुआ, एक बुलेट फेंकी जाती है, यहाँ पे बुलेट फेंकी, इसका मास कितना है बुलेट का m/2 किस वजह से u से, और ये इस ब्लॉक को चीरते हुए पार करते हुए निकल जाते हैं कितनी वजह से, u/2 से। अब अगर ऐसा हुआ तो इस बुलेट की वजह से इसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी, इस वजह से कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो अब सवाल पूछा गया, बताइए पहले सवाल पूछा गया इसका एम्पलीट्यूड कितना है, फाइन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं जैसे ये बुलेट से क्रॉस करके निकलेगी तो इसको कितना वेलोसिटी इंपार्ट करेगी, मतलब कोई एक इंपल्स लगा उसकी वजह से किसी कुछ वेलोसिटी आएगी, कितनी आई होगी। तो कैसे निकालेंगे हम, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम कितना था, m/2v, फाइन। m/2u है क्या, इसको u की टर्म में लिखा हुआ है, u लिख देते हैं, m/2u, फाइन। अब ये तो बाहर निकल गया तो ये बना m/2 और u/2, फाइन। और इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, m इंटू में v। ये बच्चों आया आपके पास mu/4 इज इक्वल टू mv, m ने इसको मार दिया तो v की वैल्यू कितनी है, u/4। मतलब मुझे पता लग गया कि ये जो जैसे ये बुलेट से टकरा के बाहर निकला ना तो इसको कितनी वेलोसिटी दे गया, u/4। अब क्या होगा,
ऊपर जाएगा तो कहीं पे जाके रुकेगा, बिकॉज जहाँ पे कंप्रेशन मैक्सिमम होगा वहां पे जाके रुकेगा। अब निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, वर्क एंड थ्योरम लगाई जाए। तो हमने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं। मान लो एक्स साइड ऊपर जाके रुका, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस mgx। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल कितना है, 0, बिकॉज नेचुरल लेंथ पे था। अच्छा, फाइनल कितना है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, एक्स इनिशियल इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर बाय 16। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब आगे चला जाए तो इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ आपके पास, यहां पे ये वाली वैल्यू बन गई माइनस एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाय 16। सारे माइनस माइनस आप हटा दीजिए तो पूरा प्लस बन जाएगा आपके पास में। तो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो किससे बन गई, के एक्स स्क्वायर प्लस 2mgx इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय 16। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप ये सोल्व करेंगे। ये तरीका नंबर 1 है। अपने पास एक जुगाड़ भी है, अपने उस जुगाड़ पे काम करते हैं। अगर आप उस जुगाड़ में देखेंगे तो क्या है कि है ना, आप भूल जाइए ग्रेविटी नामी कोई चीज है, आप ये बात भूल जाइए ग्रेविटी नामी कोई चीज। जब भी कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा हो ना तो आप उसे भूल सकते हैं, पर आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लेंथ को भूलना पड़ेगा और इक्विलिब्रियम लेंथ को नेचुरल लेंथ माननी पड़ेगी। ये तो तरीका नंबर 1 हो गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, वापस सोल्व कर लीजिए। तरीका नंबर 2 बता रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं आपको कि आप एक काम कीजिए, नेचुरल लेंथ को भूल जाइए, फाइन, इक्विलिब्रियम लेंथ को क्या मान लो, नेचुरल लेंथ मान लो, और कांस्टेंट फोर्स ही भूल जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देख कैसे काम होगा। अगर तो यहाँ पे देखेगा, वर्क एंड थ्योरम लगाएगा, सब चीजें सेम है। अब क्या बोलेगा, अब ग्रेविटी नाम में कोई चीज ही नहीं है। स्प्रिंग का वर्क कितना है, हाफ के एक्स इनिशियल कितना था, एक्स इनिशियल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोल रहे हैं ना, नेचुरल लेंथ था। इनिशियल कितना था आपके पास में, एम जी बाय के का होल स्क्वायर। क्लियर, ये समझ में आ रही है। हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, एक्स फाइनल आपको निकालना है। इसको कुछ x1 बोल देते हैं, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी है आपके पास, दिस इज माइनस एम यू स्क्वायर बाय, दिस इज एम यू स्क्वायर बाय 32। यहां से अगर आप देखेंगे तो साफ हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 16 आपके पास में। तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपके पास, दिस इज बिकम के एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर बाय 16। तो ये वैल्यू आई के एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू के x1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यू की वैल्यू आपको पता है, ये एक्सप्रेशन में लिखी हुई है। तो यहां पे आया आपके पास, ये बना के एम स्क्वायर जी स्क्वायर और m बाई 16, यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई 16 3 जी स्क्वायर m बाई के इज इक्वल टू के x1 का होल स्क्वायर। ये 16 से 16 साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके पास, दिस इज 4m स्क्वायर जी स्क्वायर, 4m स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू के x1 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे के आपसे पूरा साफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 की वैल्यू आएगी 2mg बाय, यहाँ पे के स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे के स्क्वायर का टर्म आएगा बाय के, ये वाली वैल्यू आ गई x1 की। तो x1 की वैल्यू आएगी 2mg बाय के, मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा आपके पास 2mg बाय के। के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने x1 स्क्वायर लिखा ना, x1 के x1 स्क्वायर तो बाय के स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, इसमें ऐसे कुछ यहाँ पे नीचे क्या आएगा, और ये वाली वैल्यू, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2mg बाय के। तो दो तरीके यहाँ होता है, बेसिक अप्रोच से जाइए, बेसिक से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर सोल्व कीजिए। तरीका नंबर 2 मैंने क्या बोला, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप कांस्टेंट फोर्स को भूल जाइए पर इक्विलिब्रियम लेंथ को नेचुरल लेंथ मानिए। तो हम ग्रेविटी को भूल गए, ये इक्विलिब्रियम लेंथ नेचुरल लेंथ होगी आपके पास। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपने लिखा हाफ के एक्स इनिशियल नेचुरल लेंथ पे था, तो अब इक्विलिब्रियम लेंथ नेचुरल लेंथ मानी गई है। तो एक्स इनिशियल कितना आएगा, mg बाई के, एक्स फाइनल मान लिया, यहाँ से कुछ x1 फाइन इज इक्वल चेंज कैटेगरी सोल्व कर लिया। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड x नहीं होगा, एम्पलीट्यूड होगा आपके x प्लस mg बाई के।
क्योंकि ये x तो यहाँ से है ना, और एम्पलीट्यूड कहाँ से मेजर होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। आंसर क्या है, x प्लस mg बाई k। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 33 क्या होता है आपके पास, सोल्व होता है। क्लियर। अगर हम 34 प्रॉब्लम में देखेंगे तो Vmax किसके बराबर होता है, Vmax होता है a इंटू में ओमेगा। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास लास्ट सवाल में निकाला, एम्पलीट्यूड कितना है 2mg बाई के, ओमेगा कितना 1√k बाई m। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2g √m बाई के, ये क्या आ गया आपके पास, Vmax आ गया, Vmax आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या बोला गया, एक लाइन सोर्स है और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इससे 7 मीटर की दूरी पे एक एरिया है, एक इंटरसेप्ट जो कर रहा है किसी लाइट को, और उस एरिया को कैसे रखा गया, इस लाइन सोर्स से 7 मीटर की दूरी पे एक आप सिलेंडर बना दीजिए, उस सिलेंडर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे आप इस एरिया को रख लीजिए। क्लियर। और आपको बोला गया इस लाइन सोर्स की जो पावर है वो पावर आपके पास इतनी है, तो आपको ये बताना है इस वाले जो इंटरसेप्ट करने वाला जो एरिया आपने दिया है, जो डिटेक्ट कर रहा है, उस पर कितनी पावर गिर रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि भाई यहाँ पे जो सेंटर मान रहे हैं, इमेजिनरी सेंटर मान रहे हैं 7 मीटर की रेडियस का, उसके ऊपर इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पावर डिवाइड बाय एरिया। एरिया अगर आप देखें तो एरिया कितना आएगा 2 पाई r, r7 आ गया, और डिवाइड बाय l, मल्टीप्लाई l, तो ये आ गया एक्सप्रेशन आपके पास। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2.2 10 टू द पावर 4, और पाई की वैल्यू लिखिए 22/7, 7 और ये 10, 7 से 7 साफ हो गया आपके पास, ये एक यहाँ पे 10 आ गया, ये इससे साफ हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 50। क्लियर। तो इंटेंसिटी आ गई आपके पास 50। अच्छा, अब अगर आप देखिए पावर, तो पावर कितना आएगा आपके पास, पावर आएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास में डिटेक्टर है उसका एरिया कितना है, वो एरिया लिख देते हैं, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। 4 क्यों किया, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे साफ हो जाएगा आपके पास, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 60 इंटू 10 टू द पावर -4, तो कितना आ गया 6 मिलीवॉट। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास इसका 6। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 36। प्रॉब्लम 36 देखकर डर लगता है तो सवाल में बहुत कुछ पूछा होगा, पर ऐसा नहीं, सवाल सिंपल है। आप सवाल के हिसाब से सवाल की सिचुएशन को समझिए, क्या बोल रहा है, आप डायग्राम बना लीजिए। अगर एक बार आपको सवाल क्लियर हो ना, क्या सवाल है, क्या पूछना चाह रहा है, आपको सही से चमक गया, अगर आप लैंग्वेज देख के ना डरे तो सवाल आपसे हो जाएगा। सवाल में आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे एक डिटेक्टर है, यहाँ पे डिटेक्टर जो क्या क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकता है, और ये कोई कोई प्लेन है जो घूम रहा है वर्टिकल प्लेन में, उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है। ये यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, सेंटर से 2r नीचे, और एक प्लेन है वो ऐसे वर्टिकली ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। क्लियर। आपसे बोला गया कि जब इसने ऑब्जर्व किया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब इसने ऑब्जर्व की, उस टाइम पे प्लेन सबसे पास था। जब इसने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जब प्लेन सबसे पास था, प्लेन सबसे पास यहाँ पे हो सकता है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों कब मिलेगी, जब जो नेट वेलोसिटी थी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। अगर इसके अलावा कहीं पे देखें तो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा, तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो यहाँ पे मिल रही है, जब इसके पास आ रहा हो वैसे। क्लियर। और इस वाले पॉइंट पे क्या मिल रही होगी आपको, मिनिमम मिल रही होगी। क्लियर। तब सोचिए अब इसने यहाँ पे कोई साउंड को छोड़ा होगा, तो वो साउंड यहाँ से यहाँ पे आने में टाइम लेगा, मेरी बात समझ में। तो जब ये यहाँ पे इसने कोई साउंड को रिलीज किया और वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो इसको लगेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली, पर जब तक इसको ये साउंड सुनाई देगी इतने में प्लेन भी तो आगे चला जाएगा। तो इसके हिसाब से सवाल में ये है कि यहाँ पे जनरेट की हुई फ्रीक्वेंसी जब ये सुनाई देती है उतने में प्लेन यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसने बोला जब इसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी तब प्लेन सबसे पास था, तो मैं जब यहाँ पे उसने जो साउंड छोड़ा है उसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में जो टाइम लगा होगा उतने ही टाइम में ये प्लेन यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। क्लियर। अब हमने देखा, हमने डायग्राम बनाया, तो ये रेडियस ये पूरा 2r है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये r है, तो ये डिस्टेंस 90 था, तो ये कितने की √3r। तो मैंने बोला कि भाई इस साउंड को √3r डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो √3r डिवाइड बाय vw इतना टाइम लगेगा। क्लियर। अब इतने प्लेन यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा, प्लेन यहाँ से यहाँ पे आ गया बच्चों, तो इसके कोरेस्पोंडिंग में टाइम निकाल लिया जाए, तो कितना एंगल चला ये, तो ये 30 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर बाय आपने बेस देखा तो ये 1/√3, तो 10 1/√3 होता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर आप देखें थीटा 30 आ गया, ये 30 तो ये 60, कितना एंगल चला 60 डिग्री चला, तो मैंने लिखा π/3। किस ओमेगा से चला, इसकी स्पीड v मान ली, v डिवाइड बाय r कर दिया तो ओमेगा आ गया। यहां से अगर आपने चेक किया तो v/vw की वैल्यू π/3√3। अब सवाल में इस मतलब आंसर में इसकी फॉर्म में नहीं लिखा हो, उसने बोला कुछ ऐसी फॉर्म है, तो मैंने इसको इसके बराबर कर लिया, यहां से सोल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। तो ये सवाल सिंपल था, पर देख के लैंग्वेज आपको थोड़ा डरा सकती थी। ओके। प्रॉब्लम नंबर 37 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया
कि ये स्ट्रिंग है ना, ऐसे यहाँ पे दो पुलिस के ऊपर से ऐसे आती हुई यहाँ पे ऐसे एम मास से हैंग है, और आपको बोला गया ये कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी, जो ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी है वो है 25 हर्ट्ज ऐसे बोला गया, और 25 हर्ट्ज पे 3 लूप्स में ऑसिलेट कर रही है। तो ये कौन सा केस है? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड और फ्री एट वन हैंड, तो दोनों तरफ पुली है, तो कौन सा केस है? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड। अच्छा, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है तो ये थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/2L, तो ये कितने की 3V/2L। L की वैल्यू पुट कर दी, यही रस्सी है ना तो ऑसिलेट कर रही है, तो L की वैल्यू कितनी है? 6, पूरी नहीं लेनी, यही लेनी है सिर्फ, यही लेंथ तो ऑसिलेट कर रही है आपके पास। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये 6 पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी से यहाँ पे टेंशन निकाल लेंगे और टेंशन से फिर मास निकाल देंगे। अब क्या करें, ये वेलोसिटी किसके बराबर होगा? √T/μ। अच्छा, ये कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। म्यू की वैल्यू बताई जाए। अच्छा, म्यू की वैल्यू आपके पास है 0.01, तो आपने इसको लिखा T/μ, म्यू ना, तो म्यू आया आपके पास में, दिस इज 100 इज इक्वल टू 100। अच्छा, अगर आप करेंगे तो यहां से बना T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 100 न्यूटन आ जाएगी। टेंशन आ गया 100 न्यूटन। अच्छा, अगर टेंशन 100 न्यूटन आ गया, अब आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है ऐसे T, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है T, ये वाला एंगल कितना हुआ आपके पास? ये एंगल कैसे मेजर किया जाएगा? ये 5 है, ये कितना है? 3, तो ये कितना हुआ? 37 डिग्री, ये भी कितना हुआ? 37 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे? 2T cos 37 इज इक्वल टू mg। ये होगा 200, cos 37 की वैल्यू आपके पास में है 4/5 इज इक्वल टू m इंटू में 10, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आई 40, और ये साफ हो गया, तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 16 आ गई m की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया सवाल में? सवाल में m/2 की वैल्यू पूछी गई, तो m/2 कितना आएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सवाल था। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 38। प्रॉब्लम नंबर 38 में आपके पास टोरिज्म का सवाल है, मतलब आपके पास टोरिजनल आपके पास एसएचएम हो रहा है। क्या ना, टोरिजनल का नाम सुनते ही लोग डरता है, रहता है क्या है। टोरिजनल के सवाल निहायत ही आसान होते हैं। टोरिजनल में कैसे घुमाते हैं, देखिए मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, या फिर कोई स्प्रिंग है तो इधर थोड़ा खींचा। टोरिजनल में क्या होगा, आप इसको ऐसे घुमाएंगे, जैसे ये रस्सी है ना, इस रस्सी को, इस ब्लॉक को ऐसे घुमाओ, तो रस्सी में क्या आएगा? रस्सी ऐसे बैंड, मतलब ऐसे जैसे ऐसे ये मार्कर है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे, रस्सी होता तो क्या होता? फोल्ड होता ना ये, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी में क्या होगा? थोड़े थोड़े से गोल गोल गोल, आप क्या बोलते हैं इसको, अलग रीजनल लैंग्वेज अलग अलग नाम है उसके, कुछ कुछ ऐसे वो टर्निंग आपको दिखाई देगी। छोड़ेंगे तो वापस ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता है। एक रस्सी लीजिए, कुछ चीजें घुमाई, ऐसे थोड़ा सा इधर टिल्ट कर छोड़िए, वापस घूम के अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा। तो वो उस वाले की बात हुई है। तो उसमें जो टॉर्क होता है, टॉर्क वो आपके साथ टोरिजनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई थीटा, ये कांस्टेंट रहता है, वो अलग अलग स्ट्रिंग के हिसाब से अलग अलग आता है, उसको आप निकाल नहीं सकते, वो सवाल में गिवन होना चाहिए। तो टोरिजनल कांस्टेंट आगे आप सोच के देखिए, जितना एंगल आप इसे टिल्ट करेंगे, जितना एंगल आप टिल्ट करेंगे, उतना ही इसकी घूम के आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उतना टॉर्क ज्यादा होगा। इस वजह से जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा। ये थीटा क्या है कि आपने वाइस ये जो आपके हेमिस्फीयर है कितने एंगल से आपने घुमाया, इतनी सी बात आप समझ जाएंगे, सवाल आपका हो जाएगा। फाइन। अब ये किसके बराबर होगा? आई इंटू में अल्फा आई किसके अबाउट रहेंगे? इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, किसके अबाउट घूम रही है? इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सवाल में सी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू कितनी है आपका? 6 इंटू में थीटा। आई की वैल्यू कितनी होती है? 2/5 mr²। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका सॉलिड का भी हेमिस्फीयर का भी जो स्फीयर होता है उसके बराबर ही आता है। मतलब एक आपके पास में स्फीयर है सॉलिड, उसका भी उतना ही आता है, होलो का भी हेमिस्फीयर का भी इतना ही आता है। सॉलिड स्फीयर का और हेमिस्फीयर का सॉलिड का इसके बोर्ड क्या आता है? बराबर आता है। ये अल्फा हो गया। ठीक, अब आप इस सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये आपके पास ये 3 आ गया यहाँ पे, तो कितना है? 15 थीटा डिवाइड बाय mr², ये आ गया ओमेगा। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये यहाँ पे ओमेगा आ गया। अब आप इसकी वैल्यू, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू करेंगे तो mr²/15। अब सवाल में m की वैल्यू गिवन है 15, तो ये से साफ हो जाएगा। r की वैल्यू गिवन है 2/π, कितना बनेगा? 2π साफ हो गया, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 4 सेकेंड्स। क्लियर? तो सिंपल सवाल है, कभी भी टोरिजनल का सवाल है, ध्यान रखना कि टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोरिजनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई थीटा। फिर इसको आई अल्फा के बराबर, आई किसके अबाउट लेना है? जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। आप करेंगे, आपका बहुत ही इजीली इसका आंसर आ जाएगा।
प्रॉब्लम नंबर 39 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक मोनोएटॉमिक गैस है और एक डाइएटॉमिक गैस है। क्लियर? तो हम मान लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस के आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1 और डाइएटॉमिक गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मान लिया N2। इन दोनों में मिक्सचर है और उस इन दोनों में मिक्सचर का जो गामा है वो गामा कितना है आपके पास 11/7। क्लियर? तो आपसे पूछा गया N1/N2 का रेशियो क्या होगा। N1 वहां पे मोनोएटॉमिक N1/N2 का रेशियो पूछा है। तो हम क्या करते हैं, गामा होता है Cp/Cv। गामा क्या होता है आपके पास Cp/Cv और Cp का मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये Cp आ गया, Cv कितना होगा N1Cv1 प्लस N2Cv2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये सीधा साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया N1Cp1। अब बताइए मोनोएटॉमिक गैस का Cp कितना होता है, Cv कितना होता है आपके पास, Cv होता है 3/2r, 3/2r होता है ना। Cp कितना होगा 5/2r। क्लियर? प्लस N2Cp2। अब डायटोमिक का ये जो आपके पास में Cv होता है 5/2r, तो Cp कितना होगा 7/2r। क्लियर? नीचे चलते हैं, Cv1 लिखते हैं, N1 का Cv1 होगा 3/2r और इसका कितना होगा N2 और इसका होगा 5/2r। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है सवाल में आपको मेंशन किया गया, दिस इज इक्वल टू 11/7। अगर ऐसा है आपके पास तो अब हम क्या करते हैं, ये R साफ हो गया, 2 ये सब साफ हो गया। तो कितना है 5N1 प्लस 7N2 डिवाइड बाय 3N1 प्लस 5N2। इसकी वैल्यू कितनी 11/7। किसका रेशियो निकालने के लिए बोला N1/N2 का। तो आप N1/N2 पूरे को इसको N2 से ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो कितना बनेगा 5N1/N2 प्लस 7 डिवाइड बाय 3N1/N2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/7। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने से कुछ x बोल देते हैं तो कितना आएगा आपके पास, ये टर्म बनेगी इज इक्वल टू 75x प्लस 49 इज इक्वल टू 33x प्लस 55। ये यहाँ पे चला गया तो 2x आ गया आपके पास और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 6 आ गया। तो x के लिए बच्चों कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो आंसर आ गया इसका 3। प्रॉब्लम 40 में आपको बोला गया कि एक कंटेनर था और उसमें पानी था कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जो वाटर वेपर बन रही थी उसे हम कंटिन्यूसली बाहर निकाल रहे थे। फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो अल्टीमेटली फ्रीज हुआ दैट इज 7/8, मतलब 7/8 पार्ट फ्रीज हो गया, तो मतलब 1/8 आपके पास क्या हो गया इवेपोरेट हो गया। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली आपके पास में कुछ m ग्राम आपके पास है वाटर था, तो m/8 कितना क्या हो गया आपके पास इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के लिए कितनी हीट चाहिएगी उसे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर। और ये हीट उसे मिली कहां से, ये हीट उसे वहां से मिली जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी था, तो अब इस पानी को अगर आइस में कन्वर्ट होना है, इस पानी को आइस में तो हीट देनी पड़ेगी। अब जो भी हीट इसने दी उस हीट से बाकी का जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। क्लियर? तो मैंने बोला इतनी हीट जो आपके पास इवेपोरेट होने में मिली है वो कहां से मिली होगी, जो आइस जब आपके पास वाटर से आइस कन्वर्ट हो रहा होगा, जो हीट रिलीज हुई होगी वही हीट से ये इवेपोरेट हुआ होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, m से m साफ हो गया, ये साफ हो गया। तो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन का रेशियो क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। क्लियर? तो सिंपल सवाल था ये आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 41 आपके पास है बर्नौली इक्वेशन का सिंपल सवाल है। सवाल इसमें सारे सिंपल ही है। वैसे इस सवाल में क्या बोला गया आपको बोला गया कि इस तरीके टाइप है, मतलब पाइप है सॉरी, यहाँ पे ऊपर से क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, फिर घटते घटते यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कुछ कम है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो यहाँ पे 2a है। क्लियर? यहाँ पे वेंचुरीमीटर टाइप की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। उसने बोला कि यहाँ पे कॉलम जो वाटर कॉलम है और यहाँ पे वाटर कॉलम है, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है h/2 है। तो मैं इसका x बोला, इसका x प्लस h/2 बोला। ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ का प्रेशर मेजर करने में। क्लियर? ये वेंचुरीमीटर का सिस्टम भी इस तरीके का ही होता है। जब एक मूविंग फ्लूइड होता है उसे प्रेशर मेजर करने के लिए आप पाइप लगा देते हैं, उसमें जो वाटर कॉलम की हाइट आती है वो प्रेशर बता देता है आपको। अब आप मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आप मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं हम v मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं v कुछ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2v आ जाएगा। फिर a1v1 इज इक्वल टू a2v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये वेलोसिटी निकाल दी हमने। ठीक, अब हम क्या करते हैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के लिए बर्नौली लगाते हैं। चलो इस वाले पॉइंट के लिखते हैं, इसका प्रेशर कुछ मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को कुछ बोल देते हैं P और इसको बोलते हैं Q। प्रेशर P नहीं बोलते, इसका नाम कुछ M रख देते हैं, इसका नाम कुछ X रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम X भी लिखा हुआ है तो हम एक काम करते हैं इसका नाम कुछ M रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम कुछ N रख देते हैं। क्लियर? तो हमने बोला सबसे प्रेशर एट M प्लस हाइट फैक्टर लिखिए, हाइट फैक्टर कितना है ρgh
प्लस यहाँ पे वेलोसिटी देखिए कितना आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर देखिए, प्रेशर कितना आएगा पी एन, प्लस हाइट फैक्टर कितना 0 प्लस हाफ रो इंटू में 2v स्क्वायर ना, तो कितना बन जाएगा ये 4v स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आपको पता है कि Pn ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ये वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है ना, तो मैंने लिखा रो जी एच, और ये यहां पे इसको हम भेज देते हैं, उस तरफ भेज देते हैं इसको, इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो वो कितना था 2, तो कितना बन गया 3/2 रो वी स्क्वायर, इन दोनों का लिखा है ये। अब देखिए Pn माइनस Pm की वैल्यू जो आपके पास में है वो है रो जी एच बाई 2, बिकॉज सवाल में गिवन था कि यहाँ पे वाटर कॉलम की हाइट h/2 ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से कितना है आपके पास रो जी एच बाई 2 की वैल्यू बच्चों आई 3/2 रो वी स्क्वायर, रो ने रो को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो वी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास अंडर रूट जी एच बाई 3, और यही वेलोसिटी इसने पूछी थी भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो आपके पास आपके आंसर आ गया रूट जी एच बाई 3। अब अच्छा इसमें एच की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट करते हैं एच की वैल्यू। अच्छा तो एच की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये 10, ये कितना बना आपके पास 27/30, ये साफ हो गया, यहाँ पे कितना है 9, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। फाइन। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 42 में देखिए, सरफेस टेंशन का सवाल है, आपसे बोला गया कि इनिशियली इस जो PQ रोड है इसका मास है आपके पास 1 ग्राम, और ये सारा कुछ फिक्स सेटअप है, ये जो रोड है ना ये सब फिक्स है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे वर्टिकल स्लाइड कर रहा है, समझ पा रहे हैं आप, ऐसे सेटअप है, ये फिक्स है, यहाँ पे स्लाइडर है, उस साइड को किसने रोका हुआ है, यहाँ पे ये जो सोप फिल्म बनी हुई है इसने रोका हुआ है। ठीक, तो मैंने बोला यार पहले ये चेक करता हूँ कि जब ये रुका हुआ है उस टाइम पे ये वाला एल इक्विलिब्रियम पे कितना है, मतलब ये जो कितनी हाइट पे जाके रुका हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, अगर आपके पास में ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, बिकॉज ये वाला एंगल 45 है, ये भी कितना हो जाएगा L, तो टोटल कितना होगा 12 इंटू में T, ये 12 इसकी लेंथ है, पर ऐसे कितने फेस है, 2 फेस है ना, एक आगे और एक पीछे, लोग इसमें गलती करते 2 लगाना भूल जाते हैं, हमने कहा से बहुत बार ये बात बोल दी कि भाई साहब 2 सरफेस है 2 बार सरफेस टेंशन रहेगा, तो एक फेस पे तो T इंटू में 12, इसकी लेंथ 12 हुई, क्लियर। अभी किसके बराबर आएगा बच्चों आपके पास, ये आ गया आपके पास mg के बराबर, mg की वैल्यू कितनी है 1/1000, और g की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो ये वाला वैल्यू आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया 4L, और सरफेस टेंशन की वैल्यू 1/40, ये सोल्व करेंगे 1/40 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, तो L की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास, सॉरी ये आएगा 1/100, तो यहाँ से L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/10 मीटर। इज इट क्लियर। तो मतलब इनिशियली इतने पे था, अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा x शिफ्ट कर दिया। अगर आप बच्चों इसको x शिफ्ट करेंगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स बढ़ जाएगा, mg उतने का उतना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स से किस तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। क्लियर। जैसे आप नीचे लेके आएंगे सरफेस टेंशन, क्योंकि लेंथ बढ़ गई ना, अगर ये लेंथ बढ़ गई सरफेस टेंशन फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये से कहां लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हमने से x शिफ्ट किया, अगर आप x शिफ्ट करेंगे ना तो फोर्स आएगा एक सरफेस पे, वो कितना आएगा L प्लस x का ट्वाइस। ये क्यों आया, बिकॉज L प्लस एक्स ये लेंथ हुई, टोटल लेंथ कितनी हुई ट्वाइस ऑफ L प्लस एक्स। फिर एक और 2 आएगा, वो किसके लिए आएगा, बिकॉज 2 सरफेस है। क्लियर। माइनस कितना हुआ आपके पास mg इज इक्वल टू ma। फाइन। हमने बोला L की वैल्यू हमें पता है 1/10 आपके पास में, तो इसका ऐसे लिख देते 4TL प्लस 4TX माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब बच्चों ये जो 40L है वो तो mg के बराबर है, तो ये से कट गया, तो यहां से क्या आया 4TX इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वो माइनस में नहीं लगाया बिकॉज मुझे माइनस मतलब आप समझ रहे हैं अभी ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स है, वो चाहे तो आप माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे ये एसएचएम करेगा, अगर एसएचएम करेगा तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो बना 4t/m इंटू में x, तो ओमेगा कितना हुआ बच्चों, ओमेगा हुआ 4t/m। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, ये सवाल में आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, ठीक है टाइम पीरियड पूछ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, t की 1/40, 4/40, t की वैल्यू, अब m की वैल्यू पुट करते हैं, m कितना है 1 ग्राम, तो ऊपर कितना चला गया बच्चों 1000 चला गया, ये 10 और ये 7, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कितना है 2π/ओमेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वैल्यू आ जाएगी इसकी आपके पास, दिस इज π/5, तो आंसर कितना आना चाहिए, इसको बोला π/x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 42 कंप्लीट होता है।
हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 43। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। मूवमेंट ऑफ, इस सवाल में क्या बोला गया कि इस डिस्क का जो जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक डिस्क है, उसकी रेडियस गिवन है, रेडियस 2 मीटर है, मास हम मान लेंगे, ऐसे डिस्क है। आपको बोला है भाई साहब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है वो एक लाइन के अबाउट भी है, और वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो कैसी लाइन बनेगी आपके पास में, वो कुछ ऐसी लाइन है आपके पास में, हम ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसी लाइन है। ये इसका लिखा जा सकता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, इस तरह की लाइन हो सकता है, वो नीचे भी हो, कहीं पे भी हो सकती है, तो मैंने ऊपर ऐसे बना दिया। अब बोला भाई साहब जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने बोला कितना जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, mr²/2, और वही इसके अबाउट भी है। फाइन, तो अब हम इसके अबाउट निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमने क्या बोला, आईसीएम निकालते हैं। पर आईसीएम क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला आता है ना, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो इसमें ध्यान रखते हैं भाई ये दोनों एक्सिस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो इस लाइन के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास के भी इसके पैरेलल लाइन के अबाउट निकालना पड़ेगा, क्लियर। और ये D क्या होता है, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो ICM की वैल्यू लिखी, कितनी ICM की वैल्यू बता, इसके अबाउट कितना आएगा, mr²/4 आएगा, क्लियर, प्लस MD²। ये डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकाले, आपको बोला कि ये कोऑर्डिनेट C है तो ये भी C है। अच्छा, अगर फिर ये वाला एंगल कितना होगा, 45, क्लियर, बिकॉज ये 45, क्लियर है ये बात। अच्छा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, c/√2, बहुत बढ़िया। तो आप क्या लिखेंगे, md², डी की जगह कितना है, c/√2, c/√2 तो c²/2। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो mc²/2 की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आई, mr²/4। m ने m को मार दिया, c की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2। अब r की वैल्यू सवाल में गिवन है, कितना है r की वैल्यू, 2/√2। अब भाई साहब क्या चाहिए, क्या इसको, अब इसको चाहिए c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू बोला इसने n/√2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आंसर कितना आ गया, 2। हम करें प्रॉब्लम नंबर 44। प्रॉब्लम नंबर 44 में क्या बोला गया, दो आइडेंटिकल मासेस हैं और दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, और कितनी आपके पास v, और ये कोई कोलिजन करते हैं, किस टाइप का कोलिजन करते हैं वो नहीं बताया गया, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन पूछा गया है। आपको ये बोला गया कि कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस हुआ वो 50% लॉस हो गया। तो यार इनिशियल एनर्जी कितनी थी आपके पास में, इनिशियल हाफ mv², तो कितनी है mv², क्लियर। 50% लॉस हो गया तो कितनी बची, इतनी बची। अगर इतनी बची तो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, तो वो कितनी है, mv1²। इतनी बार चमक रही है, कैसे किया हमने, हम ये बोल रहे हैं भाई साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख ली हाफ mv², टोटल कितनी बनी mv², इसका 50% लॉस हो गया, कितना बचा, इसका हाफ करके इतना बचा। अब ये किसके पास है, इसके पास है, तो इन दोनों की एनर्जी का सम कितना हो, इतना हो गया। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी है, v/√2। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, v/√2, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है बच्चों, v/√2। आइडेंटिकल मासेस से इस वजह से इक्वल वेलोसिटीज आएगी। अच्छा, अब E की वैल्यू बोलेगी, E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपके पास, दिस इज v1/√2 प्लस v1/√2, तो कितना आएगा, कितना आएगा, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा, 2v आएगा। तो ये आपके v से भी साफ हो गया, 2 से 2 साफ हो गया, कितना है, 1/√2 आया। तो यहाँ इसको किसके बराबर किया गया, n/√m के बराबर किया गया। तो यहाँ से n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, और आपसे पूछा गया m प्लस n, तो m प्लस n कितना आ गया आपके पास बच्चों, 3 आ गया, क्लियर। हम करें प्रॉब्लम नंबर 45। प्रॉब्लम नंबर 45 में क्या बोला गया, एक वायर फ्रेम है, वो पैराबोलिक शेप में है, उसकी कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x²। यहाँ पे एक पॉइंट P है, P पे एक मास है, और ये मास रुका हुआ है। अगर हम इस वायर को ओमेगा एंगुलर घुमा दे तो आपसे पूछा गया बताइए ओमेगा कितना होगा। तो देखिए इस पे दो फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, m ओमेगा², और r ये r होगा। तो ये r कितना आपके पास 1 लिया जाएगा ना, ये r तो 1 है, और एक दूसरी तरफ क्या लग रहा है, mg, और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लग रहा है। अगर हम आप चाहते हैं कि रुका रहे, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्सेज आपस में एक दूसरे कंपनसेट कर रहे हैं। दो तरीके हैं, सबसे पहले तो आप ऐसे कीजिए, एक तो ये काम करना ही पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे इसका स्लोप देखिए, स्लोप कितना आ रहा है। तो मैंने बोला dy/dx निकालना है, ये तो स्लोप है ना, dy/dx कितना आया, अगर 10x आया, x की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना है आपके पास 10 आ गया, दिस इज स्लोप 10 थीटा। अच्छा, अगर ये वाला एंगल आपके पास पता लग गया आपको, तो आप ये बोल सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। तो आपने बोला अगर ये वाला एंगल आपके पास में थीटा हुआ तो ऐसा कुछ सेटअप बना दे। देखिए ये ऐसे बनाया यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ पे ये ऐसे m ओमेगा² r, और यहाँ पे ऐसे mg है।
और ये वाला एंगल नॉर्मल की डायरेक्शन, नॉर्मल इसी डायरेक्शन में ना, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट भी अगर इस डायरेक्शन में आ जाए नॉर्मल की डायरेक्शन में, तभी संभव है कि ये बैलेंस आउट हो जाए। तो ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो थीटा, तो ये वाला कितना हो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो थीटा। तो यहाँ से हमने किया tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r के तो 1 है ही डिवाइड बाय mg। ये साफ हो गया आपके पास में। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ये है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है 10 रेडियन पर सेकंड। अगर 10 रेडियन पर सेकंड आ गई, आपसे किसकी वैल्यू पूछेगी ओमेगा बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ये एक तो ये तरीका हो गया आपके पास, ओमेगा बाय 2 पूछा 5। तरीका नंबर 2 कुछ ना हो ये नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, मैं ये बोल रहा हूँ रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा तभी दोनों बैलेंस आउट कर सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स से कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे नॉर्मल है ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो इस तरफ कितना रहेगा, ये मेथड 1 हो गया बच्चों। अब मेथड 2 कर रहा हूं मैं, ये हुआ n sin थीटा और ऊपर क्या हुआ आपके पास n cos थीटा। फिर आप क्या बोलेंगे n cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, n cos थीटा होना चाहिए mg के बराबर, फाइन। और n sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर r। फिर आप डिवाइड कर दिए तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय mg। वापस घूम फिर के वही बात बनी। तो ये शॉर्ट ट्रिक मतलब एक तरीका है बेसिक एफ नेट की डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन होना चाहिए, बेसिक से करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। प्रॉब्लम 46 में अगर आप देखेंगे ना तो आपको क्या बोला गया कि ये पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट है C और C पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 1,4। इस वाले कर्व की इक्वेशन भी गिवन है पर उसका कोई यूज है नहीं। इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x²। आपसे बोला गया कि ये फोर्स है, ये वाला फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव है। ये नॉन कंजर्वेटिव। कैसे चेक करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जरूरत नहीं है पर मैं वैसे बता दे रहा हूँ। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल वाई। अगर ये सही हो जाती है, ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपके पास सही हो जाती है तो ये फोर्स कैसा है आपके पास में कंजर्वेटिव है, और अगर नहीं होता नॉन कंजर्वेटिव। इसमें नहीं हो रहा, देखिए एफ एक्स क्या है ये वाला, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा आपके पास ये y के रिस्पेक्ट दिस इज x²। तो ये दोनों बराबर नहीं है और इस वजह से कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस वाले में और इस वाले में हम वर्क डन निकालते हैं। OAC पाथ में चलते हैं, पहले OAC पाथ की बात करते हैं। अगर आप O से A जाएंगे, O से A जाएंगे तो आप ये वाला फोर्स देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस वाले फोर्स की बात करेंगे। O से A में चलिए, तो अगर आप O से A में जाएंगे तो Fx कितना हुआ, Fx हो गया 0। क्यों Fx 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है ना। Fx था आपके पास में एक्चुअली xy, तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये Fx 0 हो गया। तो O से A में वर्क डन कितना आएगा 0। फिर आप चलिए A से C, अगर आप A से C जाओगे बच्चों तो ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज y डायरेक्शन में जाने ये लेना पड़ेगा ना। तो Fx की वजह से तो 0 है, बिकॉज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, वर्क डन के F डॉट S होता है। फोर्स इस तरफ Fx वाले की वजह से वर्क डन आएगा ही नहीं, सिर्फ y वाले की वजह से आएगा। तो अब AC के चलते हैं, AC में अगर हम चले तो y बदल रहा है, x कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू लिख दी तो Fy कितना बना, सिर्फ y बना। आप वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy कितना आएगा आपके पास में y²/2। लिमिट्स बताओ कहां से कहां तक जाएगी, y की वैल्यू पहले 0 थी, फिर कितनी हो गया आपके पास 4, तो कितना आ गया ये आपके पास 8 जूल आ गया। क्लियर। फिर हम चलते हैं दूसरे पाथ में, वो उस पाथ का नाम क्या है आपके पास, ये OAC था। अब हम चलते हैं OBC के अंदर। अगर आप OBC में जाएंगे तो चलिए O से B, O से B में क्या लेना पड़ेगा, O से भी जा रहे हैं ना, तो Fy लेना पड़ेगा। पर Fy की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, बिकॉज जब आप यहाँ पे चल रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो x तो कांस्टेंट है और x की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर। तो सिर्फ OB पाथ का वर्क डन कितना आएगा आपके पास 0। अगर आप बात करेंगे BC पाथ की, BC पाथ में चलते हैं। BC पाथ में कौन सा वर्क डन लेना पड़ेगा, ये वाला, ये कौन सा फोर्स कंसीडर करना है, सिर्फ ये कंसीडर करना है, बिकॉज हम x डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो फोर्स है xy, पर इस वाली लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, कितना बन गया फोर्स 4x। इसे आप इंटीग्रेट कीजिए, f इंटू में dx वैल्यू कितनी बनी 4x²/2, तो कितना बना 2। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, ये पूछा ना, आप दोनों डिवाइड करिए, इसको बोले m, इसको बोले n, m/n पूछा, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 4। तो इसका आंसर हो गया 4। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 47। प्रॉब्लम नंबर 47 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड से, और जब ये ग्राउंड से 98 मीटर की हाइट पे था तब इससे एक पैकेट को ड्रॉप किया गया और आपसे पूछा कितनी देर में पैकेट जमीन पे आ जाएगा वापस।
क्या देखिए, जब आप किसी चीज से, जैसे मान लीजिए आपने इस बैलून से एक पैकेट को रिलीज किया, जब आप किसी चीज से किसी को रिलीज करते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी साथ लेके आता है। मतलब जब ये पैकेट को आपने रिलीज किया होगा ना, तो पैकेट की वेलोसिटी 0.0 नहीं है, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी, क्योंकि इससे रिलीज हुआ तो इसकी वेलोसिटी साथ लेके आएगी। पर ये तो बैलून था, इसको जो एक्सेलरेशन था वो 0 था, बिकॉज आप इसका एक बायड फोर्स था, वो एमजी को बैलेंस आउट कर दे रहा था। पर इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसका इसकी नीचे तरफ कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, मतलब कितने टाइम में नीचे आएगा। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका, आप इक्वेशन लिखिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना -98, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया, सॉरी नीचे की तरफ नेगेटिव लिया, u ऊपर की तरफ था इसलिए 9.8 इंटू में टी, एक्चुअली नीचे की तरफ है इसलिए माइनस आएगा इंटू में टी स्क्वायर, ये आ गया। आप इसको सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक अच्छी लगती है, इसमें से एक और जुगाड़ भी है हमारे पास, एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप देखिए 0 बनेगा पहले, ऐसे यहाँ पे 0 बनेगा, तो हम एक काम करते हैं 0 से आगे का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज जब 0 से कंसीडर करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा आपके पास में। तो मैंने बोला 9.8 है ना, 9.8 से 0 बनने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड, बिकॉज एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 सेकंड यहाँ पे लग गया। अच्छा ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितनी आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस आपके पास आ गई 9.8 प्लस 0/2, तो कितना है आपके पास 4.9 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो एस जो यहां से एस ले रहा हूं आपकी बार में, यहां से एस, तो कितना आएगा वो 98 प्लस 4.9, तो कितना है आपके पास 102.9। अब आप लगाइए 102.9 s इज इक्वल टू यूटी, u0 हाफ, एक्सेलरेशन कितना 9.8 इंटू में टी स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से इसकी वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू √21। क्लियर। तो टोटल क्या हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम टोटल हो गया 1 सेकंड, तो यहां से यहां पे जाने का, प्लस आ गया √21। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 1 प्लस √3 लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी। क्लियर। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक से बचना हो तो ये तरीका बढ़िया होता है कि आप इस वाले टर्म को 0 करो। इसको 0 कैसे करेंगे, तो आप ऐसी पॉइंट पे पहुंच जाइए जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और उससे पहले का टाइम अलग कैलकुलेट कीजिए, उससे आएगा अलग कैलकुलेट कीजिए, और दोनों को बाद में जोड़ दीजिए। क्लियर। अगर हम देखें प्रॉब्लम नंबर 48 जो कि लास्ट सवाल है इस पेपर का, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको सवाल में बोला गया कि भाई साहब एक प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया, इस ब्लॉक का मास कुछ 2 kg है, ठीक, और इसको एक मूवमेंट के लिए कुछ वेलोसिटी देके फिर छोड़ दिया, फिर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, और उसके बाद में वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, वो ग्राफ गिवन है। तो आपसे पूछा गया कि इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है म्यू, उसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए अगर एक बार आपने को चला के छोड़ दिया ना, अगर आपने इस ब्लॉक को एक बार चला के छोड़ दिया, अब अपने आप ये रुक रहा है, तो एक ही फोर्स इस पे लग रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर आप यहाँ पे इस ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो मैंने इस ग्राफ से देखा एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर सकते हैं a इज इक्वल dv/dt, dv की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4। क्लियर। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन कितना आता है, μmg इज इक्वल टू ma, तो कितना आता है μg, तो μg की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अगर म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इज इक्वल टू 0.2। अगर म्यू की वैल्यू 0.2 आ गई, आपसे पूछा 10 म्यू, तो 10 म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। तो इस हिसाब से ये पेपर हमारा खत्म होता है। तो पेपर आपके पास सिंपल ही था, बस इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा थे, आपको इजी प्रॉब्लम पिक करने थे और मैक्सिमम स्कोर करना था। ओके, थैंक यू।